हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं डिस्कस कर रही हूँ आज आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। होता क्या है कि मैं ज़्यादातर ना नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती हूँ। बट जब मैंने इस एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और आप सब तक ये पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ओरिएंटल इंश्योरेंस की तरफ से आया है। 100 रिक्रूटमेंट्स, जी हाँ, 100 लोगों के लिए रिक्रूट करने के लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसकी लास्ट डेट है 12 अप्रैल। ठीक है, आज यानी कि आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 10 अप्रैल है, कल का दिन आपके पास है और 12 अप्रैल भी आपके पास है। 12 अप्रैल 12 बजे से पहले पहले तक आपको अप्लाई करना है। फटाफट से समझ लेते हैं इसकी जितनी भी डिटेल है, टर्म्स कंडीशन, एज और क्वालिफिकेशन, सब कुछ डिटेल में। फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर मैं ध्यान से एप्लीकेशन को देखूं तो इस एप्लीकेशन में सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट लिखी हुई है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी आप अच्छी तरह जानते हैं एक पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरह ही है। इसकी जितने भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, सैलरी वगैरह जो भी एम्यूलमेंट्स मिलता है वो सब गवर्नमेंट पैकेज के हिसाब से ही मिलेगा। एम्यूलमेंट्स मतलब हो गया जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, ईपीएफ, टीए, डीए, वो सब मतलब डेली अलाउंसेस, जो अलाउंसेस एक्स्ट्रा मनी जो मिलती है सैलरी के साथ, उसको कहते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया था 21 मार्च 2024 को हो गया था और लास्ट डेट आपकी है 12 अप्रैल। यही तो मैं बता रही हूँ, 12 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। ठीक है जी, इतना समझ में आया। टेंटेटिव एग्जामिनेशन जो है होंगे आपके मई में या जून में होंगे, तो बहुत टाइम है, आराम से तैयारी कर सकते हो। अगर तैयारी में मदद चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। डिसिप्लिन किस किस पोस्ट में और किस किस मतलब फील्ड में एग्जाम होने वाला है। अकाउंट वाला, एक्टोरियल, इंजीनियरिंग वाला और मेडिकल ऑफिसर। इसके साथ साथ लीगल पोस्ट है ये कि आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेंगी। ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पोस्ट है 20, एक्चुरियल में होंगे 5, इंजीनियरिंग में 15, इंजीनियरिंग आईटी में है 20, मेडिकल ऑफिसर होंगे 20 और लीगल ऑफिसर होंगे 20। टोटल हो जाते हैं 100 लोग चाहिए भाई इनको। ठीक है, जिसमें से इन्होंने कुछ छूट दी है एससी को। ठीक है, एसटी को 7 छूट दी है, ओबीसी की इतनी 26 सीट उनको दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीक जो सेक्शन है उसमें 9 सीट मिलेगी और यूआर यानी कि जो आपका जनरल कैटेगरी है उन्हें मिलेगी 45। तो बहुत अच्छा नंबर है ये, सभी के लिए अच्छा नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कुछ और, जैसे कि सर्विस कंडीशन क्या है। कंडीशंस को ध्यान से समझना। कंपनी जैसे भाई कंपनी के रूल्स होते हैं, जैसे जैसे वो चेंज होंगे टाइम टू टाइम, तो उसके हिसाब से भी ये बिल्कुल एप्लीकेबल है कि सभी के ऊपर भी चेंजेस अप्लाई हो सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं अपॉइंटमेंट में भी पोस्टेड और ट्रांसफर टू एनी प्लेस। ध्यान से समझना भाई, आप फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर आप सोचो कि मैं राजस्थान का हूँ, मुझे तो कहीं नहीं जाना, तो ये नहीं चलेगा। ट्रांसफर टू एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, प्रोबेशनरी पीरियड क्या होता है, जैसे टेम्पररी पीरियड जिसे कह सकते हैं, 1 साल का होता है। इसके अलावा अगर कंपनी चाहेगी तो उसे एक्सटेंड कर सकती है ट्वाइस, यानी 2 बार एक्सटेंड किया जा सकता है। 6 मंथ के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है और 1 साल के लिए भी उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, प्रोबेशनरी पीरियड जो होता है उसके बाद परमानेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद गारंटी बॉन्ड, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गारंटी बॉन्ड क्या होता है कि अगर आपको जॉब करनी है तो आपको एक गारंटी बॉन्ड साइन करके देना होगा जिसका मिनिमम पीरियड है 4 इयर्स तक। ठीक है, जिसमें इंक्लूड है वो 1 साल या 2 साल जो भी आपका टेम्पररी पीरियड रहेगा। टोटल मिला के आपको 4 साल तक का एक बॉन्ड देना होगा कि हम 4 साल तक जॉब करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 साल करो, 6 महीने करो और उसके बाद कहो चलो जी हम कहीं और चलते हैं, जैसा कि ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज में होता है। उसके बाद जो अगर अगर आप पहले जॉब छोड़ देते हैं तो आपकी सैलरीज जो होती है वो काटी जाएंगी, आपसे पैसा रिफंड लिया जाएगा। जो आपका एडिशनल अमाउंट है, कैंडिडेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड, कैंडिडेट whose सर्विस आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड शैल बी लायबल टू पे द सैलरी रिसीव्ड बाय देम ड्यूरिंग देयर इंटायर सर्विस। जब तक आपने जॉब की है, अगर आप कंपनी से रिजाइन करते हो 4 साल से पहले या फिर कंपनी आपको निकालती है किसी कारण से या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको जितनी आपने सैलरी रिसीव की है वो वापस कंपनी को देनी होगी और एडिशन कितना देना होगा, 40,000 भी आपको एडिशनल साथ में देना होगा। तो भाई ध्यान से सोच समझ के ज्वाइन करना है, पेपर देना है। ठीक है, एम्यूलमेंट्स एंड बेनिफिट्स, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलता है, टोटल देखो 50,000 का जैसे स्केल है, बेसिक स्केल समझो इसका, लेकिन सब कुछ मिला विला के आपको टोटल मिलेगा 85,000 पर मंथ। बहुत अच्छी सैलरी है भाई। मेट्रोपॉलिटन जो शहर है उनमें
और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेंशन जो होती है, न्यू पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट का है, पीएफआरडीए के हिसाब से, उसी हिसाब से मिलेगा। ग्रेजुइटी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट, जितनी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छूट मिलती है, फ़ायदा मिलता है, वो सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को अच्छे से समझना, जो भी आपका एज है या क्वालिफाई एग्जामिनेशन है, वो उसकी डेट 31 दिसंबर 2023 से पहले होनी चाहिए। ये नहीं चलेगा, जैसे ज़्यादातर एग्जामिनेशन में हो जाता है ना कि हाँ भाई मैं अपेयरिंग दिखा देता हूँ, वो इसमें नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो ध्यान से समझना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो रिकॉग्नाइज्ड होती है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सिर्फ वही चलेगा। तो आप पहले अपनी यूनिवर्सिटी चेक कर लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो एकदम यूनिवर्सिटी के आपके पास होने चाहिए। 31 दिसंबर 2023 से पहले तक आपका रिजल्ट जो भी रहेगा डिक्लेयर हो जाना चाहिए, यानी कि जो भी आप डिग्री के बलबूते पर आप अप्लाई कर रहे हैं वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी अपेयरिंग वाला मामला नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आया? वैलिड मार्कशीट होगी और डिग्री सर्टिफिकेट, ये तो कोई कहने की बात नहीं है, आपको जेन्युइन पेपर्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, परसेंटेज मार्क शैल बी मेंशन इन द फाइनल मार्कशीट डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी, द फ्रैक्शन परसेंटेज सो मेंशन विल बी इग्नोर्ड। तो जैसे अगर ये फ्रैक्शन वाला है, इसे इग्नोर करके कितना माना जाएगा, 60% और लेस देन 60% ऐसे कंसिडर किया जाएगा। CGEP और OJEP आर अवॉर्डेड, द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट, यानी कि आपको कई मार्कशीट में परसेंटेज नहीं मिलती, आपको CGPA भी मिलता है ना। ज़्यादातर आप डिग्री देखेंगे, आपकी ग्रेजुएशन के कई जगह की यूनिवर्सिटी है जो आपका डिग्री इस तरह से बताता है। अब समझते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये पूरा चार्ट है और ये पूरा ऑथेंटिक एप्लीकेशन मैंने आपको दिया है, एज इट इज फॉर्म जो है मिला हुआ है। अकाउंट्स के लिए बीकॉम विद मिनिमम 60% और SC ST के लिए 5% की छूट है। इसके अलावा और को समझ लेना, और अगर ये नहीं है तो ये, अगर ये नहीं है तो ये, ऐसे करके। ठीक है, और इस तरह से होता है। ठीक है, एंड नहीं दिया, एंड का मतलब होता है दोनों, और का मतलब होता है कोई एक। एक्चुरियल के लिए बैचलर डिग्री चाहिए स्टैट्स में, मैथमेटिक्स में, एक्चुरियल साइंस में, और यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए, 60%, और SC ST 50%, 55%। तो जर्नल कैटेगरी, आप ये समझ लो, आपको जो भी डॉक्यूमेंट देने हैं 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 59.9 होगा तो भी चलेगा, ये लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन 58.9 नहीं चलेगा, ये समझ लेना। ओके, अच्छा, और इसके अलावा ऐसे करके आप पढ़ोगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको सारे एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सबका यहाँ पर फॉर्म में एकदम क्लियर मेंशन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग, IT के लिए और डॉक्टर्स के लिए सारे जितनी भी क्वालिफिकेशन है इन्होंने बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हूं ही ना आपके जवाब देने के लिए। ग्रेजुएट इन लॉ, लीगल वाला जो है वो मामला भी यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है जी, उसके अलावा एज, बिल्कुल ध्यान में रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं। मिनिमम एज है आपकी 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, और कब तक, 31 दिसंबर 2023 तक। इसके अलावा जो बाकी की कैटेगरीज होती हैं जैसे SC ST OBC, इन सबको एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा किस किस को मिलता है, जो एक्स सर्विस मैन होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्स सर्विस मैन जो मतलब लो पोस्ट पे या जो एकदम कह सकते हैं ना कि D या C पोस्ट पे रहते हैं, B पोस्ट पे रहते हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन होता है। डिफेंस सर्विस पर्सनल को तो हमेशा ही रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा लेडीज वाले सेक्शन को ध्यान से समझना। विडोज, डाइवोर्स्ड वुमेन और जो वुमेन लीगली सेपरेटेड है, जिन्होंने शादी नहीं की है, उनको 9 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन समझ रहे हो ना कैसे? अगर मान लो कहीं पर 30 रिलैक्सेशन है तो ये 35 तक कर सकते हैं, ये 33 तक कर सकते हैं, ये 40 तक कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, ये 35 तक कर सकते हैं, ये समझ लेना, ये 39 तक कर सकते हैं, अगर रिलैक्सेशन जिस एज तक दिया गया है उसके अलावा ये रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? इसके अलावा जो है कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जो भी एज रिलैक्स मांग रहे हैं या ले रहे हैं, सबको एक क्या देना होगा, नेसेसरी सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी दिखा रहा है कि कोई मतलब बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम है या अंग का कोई दिक्कत है, और वो अपने आप को डिसेबल वाला सर्टिफिकेट अगर प्रूफ नहीं करेगा तो उसका वैध नहीं माना जाता। सो यू हैव टू गिव योर सर्टिफिकेशंस
रिलेटेड विद वॉट एवर यू आर प्रूविंग दैट कि हमें ये प्रॉब्लम है या ये हम है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान से समझना, पहले प्री होगा आपका, जैसे ज्यादातर एग्जाम में होता है ना, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इसमें भी तीनों यही फेस है। फेस वन में प्री है जो 100 मार्क्स का है और बहुत आसान है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भी आसान नहीं होगा। सो डू प्रैक्टिस फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ यू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन इन ईजी वे। बहुत आराम से मैथड है। क्या क्या होता है, नंबर ऑफ टेस्ट कैसे हैं, सीक्वेंस है, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी आपकी, छोटा मोटा मतलब मैथमेटिकल ये समझ लो, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपके, ये सारी आपकी मेंटेलिटी को चेक करने के लिए, माइंड को चेक करने के लिए, नॉट द मेंटेलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्टेज, हाउ यू सॉल्व योर एग्जामिनेशंस, रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका कैसा है, वो सब करने के लिए 100 मार्क्स का है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया हुआ है 20 मिनट्स, यानी कि आपको 90 मिनट के अंदर ये पेपर पूरा, सॉरी, आपको 60 मिनट के अंदर यानी कि 1 घंटे के अंदर ये पेपर पूरा सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप देखेंगे 2.5 आवर्स के लिए है, 2.5 घंटे चलेगा ये पेपर, ठीक है। पहला 1 घंटा, दूसरा 2.5 घंटा, लंबा है ना भाई पेपर ये दूसरे वाला। देखो इसमें रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और उसके बाद स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट, जिस भी आप स्ट्रीम में मतलब अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एक एडिशनल टेस्ट होगा जो आपकी टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज को जज करने के लिए होगा। टोटल होगा 200 मार्क्स, और टाइमिंग आपका इस तरह से दिया जाएगा। बेस्ट बात यह है कि मीडियम ऑफ एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला है। ऑनलाइन मोड पे पेपर होगा, ठीक है। और लैंग्वेज आपके पास दोनों ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी, आप किसी को भी क्लिक करेंगे बिल्कुल इत्मीनान से आप अपना टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद मिनिमम स्कोर आपको करना होगा हर एक सेक्शन में जितना स्कोर आपको दिया गया है। कैंडिडेट शिल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, but the marks in the descriptive test will not be counted towards short listing for interview और फाइनल सिलेक्शन। अपना अपने ध्यान रखना है कि जो भी आपके मार्क्स हैं वो आपके जो है 80-20 रेशो वाले चलने वाले हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स इस तरह से चलेंगे। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है 1/4 पर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, इस बात को समझ के रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग, ओके। यस, तो ये यहाँ पर मेंशन किया, ये देखिए 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव एट करेक्टेड स्कोर, तो 1/4 है। फेज 3 में आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो आपका होगा वो मतलब आपका 20 रेशो में है, यानी कि ऑब्जेक्टिव का और इंटरव्यू का रेशो यहाँ पर साफ दिया गया है। कोई भी सेंटर दिया जा सकता है, कोई भी टाइमिंग दिया जा सकता है, कोई भी स्लॉट दिया जा सकता है, आप उसमें पर्सनल चेंज नहीं कर सकते। कैसे होगा, जो शॉर्ट लिस्ट हो चुकी होगी लिस्ट, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट होगी वो आपका वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसकी डेट भी मेंशन कर दी जाएगी। आपको मतलब ऑनलाइन इस चीज़ का क्या नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड देयर इंटरव्यू कॉल लेटर। आप लोगों के इंटरव्यू कॉल लेटर होंगे, आप उसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, इस बात को याद रखिएगा, कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। और कोई भी रिक्वेस्ट होगी रिगार्डिंग चेंज वो वहां पर चलेगी ही नहीं भैया, देना भी मत। सो जो डेट आपको वो कहे उसी डेट में आपको इंटरव्यू देना होगा। वो लोग चेंज कर सकते हैं बट यू कांट चेंज एनीथिंग बाय योर साइड। फाइनल सिलेक्शन जो होगा कंसोलिडेटेड मार्क्स पे होगा मेन एग्जामिनेशंस की, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है और जो इंटरव्यू हुआ है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके पहले उसका, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यानी टोटल 100 कैंडिडेट तक ये बात चलने वाली है। तो बाकी के लोग क्या करें, 100 कैंडिडेट के बाद क्या बाकी के लोग अपने घर चले जाएं, तो बाकी के जो 50 लोग होंगे वो थोड़ा रुकेंगे, वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि प्री भी क्लियर कर दिया, मेंस भी क्लियर कर दिया, इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, अब जब ऑफर लेटर बारी आई लेने की, तो जो सिक्किम वाले हैं वो कहते हैं मैं तो राजस्थान नहीं जा सकता, जो राजस्थान वाले हैं वो कहते हैं मैं तो सिक्किम नहीं जा सकता, और वो छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। तो इन 50 में से फिर वो इंसान जो नेक्स्ट होगा कैंडिडेट वो सिलेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या बार बार बोला जा रहा है कि आपको डेट का ध्यान रखना है, चाहे वो एज हो, चाहे वो पेपर्स हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, सबकी सब 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले भैया कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए।
एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी? जी, फ़ीस को ध्यान रखिए। SC/ST पर्सन जो हैं उनको 250 देना है प्लस जीएसटी, थोड़ा-सा जीएसटी भी आएगा। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनको देना है 1000 रुपीज़। ये तो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है बट क्या कर सकते हैं। ओके, एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपके हर जगह पर रहने वाले हैं, अलग-अलग सेंटर में रहने वाले हैं। एपी, असम, अरुणाचल प्रदेश करते-करते आपका पूरा कहाँ तक चलने वाला है? ये चलना है आपका वेस्ट बंगाल तक। तो ये सारे अपना चेक कर लीजिएगा, कहाँ का सेंटर पड़ने वाले हैं, परेशान मत होइएगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर फॉर फेज़ 2 मेन एग्ज़ामिनेशन का अलग है, प्री का अलग सेंटर दिया हुआ है। इसमें भी आपका एपी से लेकर वेस्ट बंगाल तक स्टेट दी हैं, जहाँ पर मेन एग्ज़ामिनेशन होगा, ठीक है? तो आपको मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े। प्री एग्ज़ामिनेशन की जो ट्रेनिंग है, okay, SC/ST OBC candidate who wish to avail the benefit of pre-examination training may indicate the same while applying online। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यानी कंप्यूटर पे पहले उनको थोड़ा फ्री कहीं क्लास मिल जाए, तो ये प्रावधान भी यहाँ पर मिलेगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेफर टू रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ अवर वेबसाइट एंड रेगुलरली फॉर डिटेल्स। कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर द ट्रेनिंग विल बी आल्सो बी इन्फॉर्म्ड वाया रजिस्टर्ड ईमेल। ये कैसे होता है मालूम है? जानते हैं कि जैसे एनटीए ने सबसे पहले नेट का एग्जामिनेशन जब अपने हाथ में लिया था, तो कुछ सेंटर उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे, जिसको प्रैक्टिस करनी आनी होती थी, वो स्टूडेंट आके पहले प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन की जा सकता था। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन। ये बहुत ईजी है बट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो अगर आपको फिलअप करना है, कोई परेशानी हो, तो क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है, ठीक है? आपको आंसर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत इजी है। कहीं साइबर कैफे में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डेस्कटॉप घर पे है तो मेथड बहुत आसान है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, जैसे स्कैन किया फोटोग्राफ को, हमेशा क्या याद रखोगे, स्कैनिंग में क्या होता है कि मैडम ले नहीं रहा, तो इमेज को ना आप क्या करोगे, रीसाइज करोगे जितनी रिक्वायर्ड होगी। वहां पर लिखा होगा कि हाँ भाई 10 केबी तक होना चाहिए, ठीक है, 15 केबी तक होना चाहिए, ऐसा लिखा रहता है। सिग्नेचर आपका लिखा होगा, तो सिग्नेचर कैसे करोगे, बहुत इत्मीनान से छोटा सा सिग्नेचर अपना साइन किया और एक पेपर पे रखा, फोटो क्लिक की और अपने डेस्कटॉप पे डाल दी। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना क्या रिक्वायर्ड किया गया है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको एप्लीकेशन फिल करनी है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे आएगा, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर जैसे जैसे आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा, आप उस तरह से फॉर्म फिलअप करते रहेंगे, ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो भी आप पूछ सकते हैं। पेमेंट ऑफ फीस में ध्यान रखना, यहाँ पर आके आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। पेमेंट हमेशा करेंगे, कोशिश ये करो, अगर आप अब तो आप लोग यूपीआई से पेमेंट करना शुरू कर चुके हो ना, है ना? आसान होता है, सबसे आसान होता है। यूपीआई में जाओगे, वहां पे स्कैन आएगा, ठीक है, बार कोड दे दिया जाएगा, डायरेक्ट उसमें मोबाइल रखो, तुरंत पेमेंट हो जाता है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब है, लेकिन डेबिट कार्ड से कीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा जो कुछ परसेंटेज होती है वो नहीं लगती है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड में कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा लग जाती है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ई रिसिट। बिल्कुल प्रिंट आउट जरूर ले लेना, उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी ले लेना। फैसिलिटी है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग फी डिटेल आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। जैसे आप पेमेंट ऑफ फीस दे देंगे, आपके पास एक पूरा एप्लीकेशन चला आएगा जिसमें आपकी फोटो भी होगी, ठीक है? गाइडलाइंस फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड, यहाँ पर गाइडलाइंस दी होगी कि कैसे कैसे करना है, ठीक है? अनक्लियर द एप्लीकेशन, ये बिल्कुल ध्यान रखो यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फोटो क्लियर नहीं हुई, अनक्लियर हुआ, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अच्छे से अपनी फोटो चेक कर लेना, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? कैंडिडेट में एडिट द एप्लीकेशन एंड री अपलोड द फोटो। बिल्कुल आप एडिट कर सकते हो, ऑप्शन होता है, ठीक है? एक बार फोटो अपलोड कर दी, क्लियर नजर नहीं आ रही, तो उसको दोबारा से आप एडिट कर सकते हो। फोटोग्राफ इमेज देखो यहाँ पर साफ दिया हुआ है, मस्ट बी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता, आप अपने मोबाइल में सर्च करोगे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो एक ऐप आएगा, आप उससे अपने घर पे बैठे बैठे पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। सिग्नेचर इमेज ये देखो यहाँ पर दे दिया गया है, ये देखो 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए, कहा था ना मैंने, इस तरह से दे दिया जाएगा। साइज जो है 20 KB तक 50 KB, और बहुत आसान है। मान लो आपने फोटो अपने मोबाइल से क्लिक की है, उसका बहुत ज़्यादा है, तो आप गूगल पे जाएंगे, उसमें लिखेंगे फोटो रिसाइजर, ठीक है, फोटो रिसाइजर,
उसमें आप अपनी फ़ोटो डालेंगे, वो जितना केबी चाहिए वो लिख देंगे कि आप कहेंगे मुझे 30 केबी चाहिए, 30 केबी में फ़ोटो बन जाएगा, 40 केबी चाहिए, 40 केबी में बन जाएगा, ठीक है? तो आराम से ये हो जाएगा। फ़ोटोग्राफ स्कैन कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे डालना है, वो सारी चीज़ें एक साथ आपको समझ में आ गई होंगी। If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed. तो एरर देख के घबराना मत। ये समझ लो अगर ठीक से आप लोगों ने नहीं डाला है, कोई चीज़ गड़बड़ चल रही है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, इसलिए दोबारा से आप अपना स्कैन करके डाल सकते हैं, ठीक है? प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देयर विल बी 2 सेपरेट लिंक। वहाँ 2 लिंक दिए जाएंगे। एक लिंक होता है फोटोग्राफ का, तो पहले आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जैसे ही अपलोड करेंगे तो उसमें क्लियर नज़र आ जाएगा। अगर सब सही से हो गया तो क्लियर नज़र आ जाएगा। सिग्नेचर में भी उसके बाद सेकंड लिंक होगा, उसको भी क्लिक करेंगे, फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो ये आपका जो है पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है? नोट कीजिएगा हर चीज़ बहुत ध्यान से, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्योंकि यार उस विंडो का वेट ही क्यों करते हो जो करेक्शन विंडो होता है? इत्मीनान से फॉर्म फिलअप करो, ठीक है? 2-4 बार पढ़-पढ़ के करो तो गड़बड़ नहीं होगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ, कॉल लेटर्स कैसे आएँगे, डाउनलोड कैसे होगा और इंस्ट्रक्शन जो एससी-एसटी के लिए है यहाँ पर दिए गए हैं। आपको सर्टिफ़िकेट ज़रूर साथ में देना होगा, तो उसी के हिसाब से आपका चल पाएगा। एससी-एसटी का सर्टिफ़िकेट अगर आप देंगे तो, अगर ऑथेंटिक नहीं हुआ तो ये नहीं चलेगा। तो ये सारी आपकी इसमें डिटेल है, इस तरह से फॉर्म फिलअप है। अगर आपको सारी डिटेल क्लियर हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से जुड़े रहिए। मैं जल्दी ही आपको और भी इन्फॉर्मेशन साथ में देने वाली हूँ, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।